बच्चों को अक्सर कागज़ की नाव बनाते हुए और पानी में चलाते हुए देखा होगा। कितनी आसान है ना कागज़ की नाव बना लेना। परंतु क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारत के लोग बड़े बड़े पानी के जहाज और बड़ी बड़ी नौकाएं भी इतनी ही आसानी से बना लेते थे। आश्चर्य हो रहा होगा आपको, लेकिन आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि प्राचीन भारत की नाविक शक्ति कितनी थी। मैं प्रियंका अरोड़ा आपका स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल द लॉ पॉइंट पर। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत की नाविक शक्ति। आज से 5000 से 6000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के समय बड़े बड़े जहाज बनाए जाते थे। लोथल के अंदर 1400 फीट लंबी दीवार बनाई गई थी ताकि बड़े बड़े जहाज आकर इस बंदरगाह में रोक के जा सकें। ये मालवाहक जहाज होते थे जो दूसरे देशों के द्वारा माल लाते थे और यहाँ से माल दूसरे देशों में भेजा जाता था। लोथल में तो एक मुहर भी प्राप्त हुई है जिस पर बड़ा सा जलयान बनाया गया है, जिससे पता चलता है कि उस समय बड़े बड़े जलयान बनाए जाते थे जिनके द्वारा विदेशी व्यापार किया जाता था। सौराष्ट्र लोथल के अंदर इतनी बड़ी दीवार प्राप्त होना इस बात का प्रमाण है कि उस समय जो मालवाहक जहाज थे उनके साथ साथ 1000 यात्रियों तक को ले जाने वाले भी जहाज उस समय हुआ करते थे। हम थोड़ा सा यदि आगे बढ़ते हैं तो हमें एक राजा भोज जो राजस्थान से हैं, उनकी एक पुस्तक का नाम याद आता है, वो है युक्ति कल्पतरु, जिसमें नौका निर्माण की पूरी विधि का विवरण दिया गया है। इसके साथ साथ लौह मत्स्य यंत्र की जानकारी भी प्राचीन भारत में मिलती है, जिसे वर्तमान में हम कंपास कहते हैं, दिशा सूचक यंत्र, जिसके द्वारा हमें पृथ्वी गोल है ये हम सब जानते हैं। दिशा का ज्ञान जिस यंत्र के द्वारा होता था उसकी जानकारी भी प्राचीन भारत में विद्यमान थी। मेगास्थनीज की इंडिका में भी हमें इस बात की जानकारी मिलती है, जिसमें 9 नौका होती थी। प्रत्येक नौका को चलाने वाला कर्णधार होता था और एक व्यक्ति अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी जो इन्हीं 9 नौकाओं के संचालन की जिम्मेदारी लेता था। इन नौकाओं का संगठन जो होता था वो उस समय व्यापार के काम आता था। अगली हम बात करते हैं गुप्त काल की। गुप्त काल में फायान अपनी पुस्तक में यह बात करते हैं, फोक वॉकी नामक उनकी पुस्तक है, कि वो भारत से चीन एक जहाज के माध्यम से गए थे, लंका से जावा और जावा से वापस चीन भी वो पानी के जहाज के माध्यम से गए थे। तो गुप्त काल में भी हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट भी नौका विहार करते हुए उन्होंने यह कंक्लूजन निकाला था कि जो सूर्य है वो स्थिर है और धरती ही उनके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो इससे भी हमें जो पता चलता है वो यह पता चलता है कि उस समय भी नौका और जहाज की जो पद्धति है विद्यमान हमारे प्राचीन भारत के अंदर रही थी। संस्कृत में एक शब्द मिलता है नव। नव का अर्थ होता है जलयान, और जलयानों से जलयान बनाने की जो विद्या है उससे हमने एक शब्द बनाया नवगति। इसी नवगति का इंग्लिश में रूपांतरण कर दिया गया नेविगेशन से। इससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि प्राचीन भारत के लोग नेविगेशन तकनीक में कितने आगे थे। कोलंबस 1492 के अंदर भारत की खोज के लिए निकलते हैं और दिशा भ्रमित होकर अमेरिका पहुंच जाते हैं। उस समय ऐसा माना जाता था कि यूरोपीय लोगों के पास जितने बड़े जहाज हैं उतने बड़े जहाज, शायद उतनी बड़ी टेक्नोलॉजी विश्व में किसी के पास नहीं है। परंतु आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि कोलंबस के पैदा होने से 1000 वर्ष पूर्व भी बहुत बड़े बड़े लोहे से बने पानी के जहाज भारत के अंदर निर्मित किए जाते थे। उनके द्वारा यात्रियों को और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था। एक और नेविगेशन टेक्निक के बारे में हम बात करें तो जातक कथाओं में भी हमें 10 यात्रियों को ले जाने वाले पानी के यान यानी कि जल यानों का विवरण हमें प्राप्त होता है। तो भारत के अंदर कोई भी ऐसा काल विद्यमान नहीं था जब हमारे यहाँ पर नाविक शक्ति विद्यमान ना रही हो, नेविगेशन तकनीक हमारे यहाँ ना रही हो। तो नेविगेशन तकनीक के अंदर भारत बहुत अग्रणी रहा है। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।